हेलो एवरीवन, दिस इज संगीता। वेलकम टू प्रेप एंड कम्पीट। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल प्रेप एंड कम्पीट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको भविष्य में आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आज की इस वीडियो में हम पैडागोजी के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है शिक्षा और पाठ्यचर्या, जिसके लिए इंग्लिश में शब्द है एजुकेशन एंड करिकुलम। इससे पहले की वीडियोस में हम पैडागोजी के बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, चाइल्डहुड। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल प्रेप एंड कम्पीट पर जाकर उन्हें देख सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक एजुकेशन एंड करिकुलम, जिसके लिए हिंदी में हम कहेंगे शिक्षा और पाठ्यचर्या। अभी हम शिक्षा शब्द का स्पष्टीकरण कर लेते हैं। सबसे पहले शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। शिक्षा शब्द को 3 अर्थों में प्रयुक्त करते हैं: ज्ञान, विषय और प्रक्रिया। अब ज्ञान, विषय और प्रक्रिया कैसे? जैसे कि कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, उसने बीएससी की हुई है। यह ज्ञान का एक सामान्य स्तर बता रहा है कि उस व्यक्ति ने बीएससी की हुई है। अगर हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसने एमएससी बॉटनी की है, तो यह विषय विशेष को व्यक्त करता है, एक विषय विशेष को व्यक्त करता है। अगर हम बोलें कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का विकास किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है यहाँ पे। तो इसीलिए शिक्षा शब्द को 3 अर्थों में प्रयुक्त करते हैं: ज्ञान, विषय और प्रक्रिया, अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करते हैं। और शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करती है। अभी दूसरा अर्थ देख लेते हैं। शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है वो क्या बोल रहा है शिक्षा के बारे में? शिक्षा का संकुचित अर्थ, इसको औपचारिक शिक्षा भी बोला जाता है। शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जो शिक्षा प्रदान की जाती है वह औपचारिक शिक्षा के अंदर आती है। इसमें शिक्षा देने वाला जैसे शिक्षक, शिक्षा प्राप्त करने वाला शिक्षार्थी, शिक्षण सामग्री मतलब पाठ्यक्रम, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण विधि, कौन कौन सी हम शिक्षा के दौरान विधियां यूज कर रहे हैं, मूल्यांकन, मूल्यांकन के अंदर परीक्षा प्रणाली आ जाती है, शिक्षण समय, जो भी समय सारणी में वार्षिक योजनाएं होती हैं वो सब इसके अंदर आ जाती हैं। तो इस शिक्षा का तात्पर्य क्या है? इस शिक्षा का तात्पर्य सामान्यतः पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित होता है, पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित होता है। तो इसमें जो व्यवहारिक या फिर हम कह सकते हैं कि जो प्रायोगिक शिक्षा होती है उस पर इतना बल नहीं दिया जाता है। तो इस शिक्षा का तात्पर्य सामान्यतः पुस्तकीय ज्ञान से ही संबंध होता है। शिक्षा का विस्तृत अर्थ, शिक्षा का विस्तृत अर्थ मतलब अनौपचारिक शिक्षा। इसमें शिक्षा को आजीवन चलने वाली प्रक्रिया माना गया है। इसमें औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा आ जाती है। इसमें बालक जो है वो घर परिवार, पर्यावरण, समाज, अपने पड़ोस, विद्यालय आदि द्वारा जो सीखता है, अनुभव करता है, उनसे प्रेरणा प्राप्त करता है, वे सभी इस शिक्षा के दायरे में आ जाते हैं। इस शिक्षा के अंतर्गत बालक की सभी ज्ञानेंद्रियां काम में आती हैं, अतः उसका सर्वांगीण विकास संभव हो जाता है। अब हम शिक्षा का वास्तविक अर्थ समझने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। शिक्षा के वास्तविक अर्थ के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा बालक की जो जन्मजात शक्तियां होती हैं उनका विकास स्वाभाविक रूप से अपने आप से होता है। इससे उसके व्यक्तित्व को पूर्णता प्राप्त होती है। जो उसका व्यक्तित्व है अच्छी तरह निखर के सामने आता है, व्यक्तित्व को पूर्णता प्राप्त होती है। और बालक जो होता है सामाजिक, भौतिक व आध्यात्मिक पर्यावरण के साथ अच्छी प्रकार से समायोजन कर पाने में सक्षम हो जाता है। अभी हम लोग शिक्षा का आधुनिक अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। शिक्षा का आधुनिक अर्थ क्या है? अगर हम आधुनिक भारतीय समाज की बात करते हैं तो हम लोगों को पता है कि जो आधुनिक भारतीय समाज विकासशील एवं उभरता हुआ भारतीय समाज माना गया है। और जो आधुनिक युग में शिक्षा का कार्य है केवल ज्ञान देना मात्र नहीं रह गया है। जो हमारा शिक्षा का आधुनिक अर्थ है वो बहुत सारे पक्षों को अपने अंदर समेटे हुए है। जैसे सबसे पहले व्यक्तित्व का विकास शिक्षा के द्वारा संभव हो पाता है, सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ती है, तार्किक शक्ति का विकास होता है, व्यवसायिक सफलता आती है, प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास होता है, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, सामाजिक परिवर्तन के प्रति उचित दृष्टिकोण, नेतृत्व का विकास, लीडरशिप क्वालिटी आती है,
मानवीय भावना का विकास। तो ये सब क्या है, शिक्षा के द्वारा ही संभव हो पाता है। अभी हम लोगों ने शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का विस्तृत अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ और शिक्षा का आधुनिक अर्थ कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पाठ्यचर्या का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे कि पाठ्यचर्या क्या है। पाठ्यचर्या का अर्थ। पाठ्यचर्या को इंग्लिश में करिकुलम बोला जाता है। करिकुलम शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। मतलब पाठ्यचर्या वह दौड़ का मैदान है जिसका चक्कर लगाकर व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। पाठ्यचर्या के अंदर सारा विद्यालयी वातावरण आ जाता है, जिसमें कक्षा भी शामिल होती है। इसमें विद्यालय में प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के संपर्क, पठन क्रियाकलाप एवं विषय शामिल होते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति पाठ्यचर्या के द्वारा ही संभव हो पाती है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का जो साधन है वह पाठ्यचर्या ही होती है। तो पाठ्यचर्या उन सभी क्रियाकलापों का एक समूह है जिनको अध्यापक एवं छात्र एक साथ मिलकर शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो इसमें जो अध्यापक एवं छात्र है दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। पाठ्यचर्या के आधार पर ही शिक्षा संस्थाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का समुचित आयोजन संभव हो पाता है। जो पाठ्यचर्या होती है उसी को फॉलो करके, उसी के अनुसार ही जो भी स्कूल होते हैं, जो भी शिक्षण संस्थान होते हैं, उनमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का समुचित आयोजन हो पाता है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यचर्या का और भी विशिष्ट महत्व है, क्योंकि जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है हमारी तभी विकसित हो पाएगी जब एक प्लानिंग के साथ कोई भी प्रक्रिया की जाएगी। जो हमारी शिक्षा है वो एक प्लानिंग के साथ की जाएगी। तो पाठ्यचर्या का निर्माण मुख्य रूप से शिक्षा के उद्देश्यों पर आधारित होता है। इसी कारण चाहे कोई भी स्तर की शिक्षा क्यों न हो, उसमें पाठ्यचर्या हमेशा उस स्तर के लिए निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप ही होनी चाहिए। हम सभी लोग विद्यालय गए हैं और विद्यालयकरण की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। तो हम सब लोगों को पता है कि विद्यालय में विद्यार्थियों का जो संपूर्ण विकास होता है, वो सारी की सारी जो भी गतिविधियां होती है जो विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास करती हैं, वो पाठ्यचर्या पर केंद्रित होती हैं। तो पाठ्यचर्या ही उन गतिविधियों का निर्धारण करती है और विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास करती है। पाठ्यचर्या को निर्धारित करने वाले कुछ बुनियादी कारक होते हैं, जैसे कि अधिगम की प्रकृति कैसी रहेगी, स्वीकृत सिद्धांत और जो सामाजिक प्रभाव होता है उनके द्वारा भी पाठ्यचर्या का निर्धारण किया जाता है। मानव विकास का ज्ञान, मानव विकास किस प्रकार से हो, ये सब चीजें पाठ्यचर्या का निर्धारण करती हैं। समाज की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं काफी हद तक पाठ्यचर्या की प्रकृति, सामग्री, विषय वस्तु और उसकी व्यवस्था निर्धारित करती है। तो कुछ ऐसे पहलू भी होते हैं जो विद्यार्थी को स्कूली शिक्षा के दौरान अनौपचारिक रूप से एक विद्यालय प्रणाली में सिखा दिए जाते हैं, जिनको बोला जाता है छिपी हुई पाठ्यचर्या। छिपी हुई पाठ्यचर्या इसलिए बोला गया है क्योंकि वो अनौपचारिक रूप से विद्यालय प्रणाली में सिखाए जाते हैं। क्योंकि पाठ्यचर्या के अंदर बहुत सारी गतिविधियां शामिल हैं, चाहे वो कक्षा के अंदर हो, चाहे वो विद्यालय के खेल के मैदान के अंदर हो। तो ये सारी की सारी गतिविधियां क्या है, पाठ्यचर्या का निर्धारण करती हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि एक जो छिपी हुई पाठ्यचर्या है वह है जो विद्यार्थी विद्यालय में ग्रहण करता है, और यह अध्ययन के औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे खेल के दौरान वह क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, तो ये सब चीजें क्या है, ये एक छिपी हुई पाठ्यचर्या का हिस्सा है। तो अभी हम लोग पाठ्यचर्या के पक्ष करेंगे कि पाठ्यचर्या के कौन कौन से पक्ष हैं। पाठ्यचर्या को एक ऐसी धुरी के रूप में माना गया है जिसके चारों ओर कक्षा के विविध कार्य और जो विद्यालय के संपूर्ण कार्यकलाप होते हैं वो विकसित किए जाते हैं। पाठ्यचर्या विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का इस प्रकार एक केंद्र बिंदु होती है। तो विद्यालय में उपलब्ध सारे के सारे संसाधन, जैसे कि विद्यालय भवन हो गया, उपकरण, पुस्तकालय की पुस्तकें और जितनी भी प्रकार की शिक्षण सामग्री है, उनका एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, उनका एकमात्र उद्देश्य जो पाठ्यचर्या होती है उसका प्रभावी क्रियान्वयन किस प्रकार से हो उसमें सहयोग देना है। मतलब कि पाठ्यचर्या का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करना है। कक्षा की सारी क्रियाएं, पाठ्य सहगामी कार्यकलाप मतलब जैसे खेलना, ठीक है, अन्य प्रकार का जो कक्षा से बाहर की जो भी क्रियाएं होती हैं, पाठ्य सहगामी कार्यकलाप, पढ़ने के साथ साथ कुछ और कार्यकलाप करना, तथा मूल्यांकन की समस्त प्रक्रिया विद्यालय पाठ्यचर्या के परिणाम स्वरूप ही नियोजित की जाती हैं। चाहे वह मूल्यांकन की प्रक्रिया हो, चाहे वह पाठ्य सहगामी कार्यकलाप हो, ये सारी की सारी क्रियाएं पाठ्यचर्या ही निर्धारित करती है। पाठ्यचर्या के परिणाम स्वरूप ही इनको नियोजित किया जाता है। तो पाठ्यचर्या के कुछ पक्ष होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको हम देख लेते हैं। जैसे पाठ्यचर्या हमेशा पूर्ण नियोजित होती है, इसको हम एकदम से विकसित नहीं कर सकते हैं। इसमें निहित क्रियाओं को आवश्यकता के अनुसार
एकाएक विकसित नहीं किया जा सकता है। सेकंड, पाठ्यचर्या किसी विशिष्ट समाज के एक विशिष्ट आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए निर्मित की जाती है। पाठ्यचर्या के लक्ष्य उससे संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों से निर्दिष्ट होते हैं। यही उद्देश्य ही साध्य है तथा स्वीकृत पाठ्यचर्या इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। पाठ्यचर्या के माध्यम से ही हम शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। पाठ्यचर्या अध्यापक के अनुदेशन को नियोजित करने में सहायक होती है कि अध्यापक को अपने शैक्षिक उद्देश्यों को किस प्रकार से प्राप्त करना है। तो ये सब चीज़ें अध्यापक का जो अनुदेशन होता है उसको नियोजित करने में कौन सहायता करता है? वो पाठ्यचर्या ही सहायता करती है। पाठ्यचर्या ही अध्यापक के अनुदेशन को नियोजित करने में सहायता करती है। अधिगम अनुभवों की जो गुणवत्ता होती है और उनकी जो सार्थकता है पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन का निर्धारण करती है। जो पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन है वो किस प्रकार से हो पाया, उनका जो निर्धारण है वो सब हम लोग कैसे पता कर पाएंगे? जो अधिगम के अनुभव हैं उनकी अधिगम अनुभव की गुणवत्ता तथा सार्थकता ही निर्धारित कर पाएंगे ना। तो वो पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन के ऊपर निर्भर करती है। पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन किस प्रकार से हो पाया है, अधिगम अनुभवों की गुणवत्ता तथा सार्थकता ही पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन का निर्धारण करती है। पाठ्यचर्या और पाठ्यवस्तु में अंतर। कई बार क्या होता है, जो पाठ्यचर्या और पाठ्यवस्तु है इनको एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों अलग अलग हैं। पाठ्यचर्या और पाठ्यवस्तु दोनों अलग अलग हैं। अभी तक साधारणतः सिलेबस मतलब पाठ्यवस्तु और करिकुलम मतलब पाठ्यचर्या को एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सच है कि सिलेबस के बिना शिक्षा में निश्चितता नहीं आती है, क्योंकि जब सिलेबस का पता ही नहीं होगा तो कैसे निश्चितता आएगी। लेकिन इसको ही करिकुलम समझ लेना यह एक प्रकार से भ्रम है, मतलब यह सही नहीं है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो सिलेबस और करिकुलम है दोनों अलग अलग हैं। सिलेबस का निर्धारण अध्यापक को ध्यान में रखकर किया जाता है। अध्यापक को किस स्तर पर किस विषय के अंदर मतलब क्या पढ़ाना है, ये सब चीजें सिलेबस के अंदर होती हैं। लेकिन सिलेबस से यह पता नहीं चल पाता कि छात्र को आखिर क्या करना है। छात्र जो होता है विद्यालय के अन्य अनेक अनुभव प्राप्त करता है। वह केवल सिलेबस के अनुभव तक ही सीमित नहीं रहता है, वह कक्षा के बाहर भी खेल में भाग लेता है जो विद्यालय के अंदर होता है। करिकुलम में ये सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं। करिकुलम क्या करता है, वो कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर सभी अनुभवों को शामिल करता है। करिकुलम में छात्र के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाता है। सिलेबस क्या करता है, सिलेबस जो होता है वह अध्यापक को दृष्टि में रखकर बनाया जाता है, और जो करिकुलम होता है उसमें छात्र के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जाता है, और करिकुलम की रचना छात्र को ध्यान में रखकर की जाती है। इस प्रकार जो पाठ्यचर्या और पाठ्यवस्तु है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। ये दोनों एक चीज नहीं है। पाठ्यचर्या और पाठ्यवस्तु दोनों अलग अलग धारणाएं हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019। अभी हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2019 में लाई गई थी, जिसका प्रारूप लाया गया था, उसके बारे में थोड़े से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कवर कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है जो शिक्षा नीतियाँ होती हैं उनमें से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये वैसे तो बहुत बड़ा दस्तावेज है, लेकिन मैंने इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कवर कर लेते हैं। अपने वृहद शैक्षणिक परिदृश्य के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप को सर्वसाधारण तक पहुंचाया है, जो कि हम लोगों ने भी देखा है कि ये कितना बड़ा दस्तावेज है। इससे पहले 1968 और 1986 में 2 राष्ट्रीय नीतियां शिक्षा पर लाई गई थी। 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें शिक्षा की एक राष्ट्रीय व्यवस्था पर जोर दिया गया था। समय के साथ नीतियां बदलती हैं। जैसे हम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 से NEP 2019 के प्रारूप की ओर बढ़ते हैं, यह परिवर्तन स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि टाइम के साथ नीतियां तो बदलेंगे ही बदलेंगी, क्योंकि शिक्षा का हमें विकास करना है। 1986 में प्रस्तावित स्कूली संरचना जो थी 10+2+3 थी, जबकि जो NEP 2019 के प्रारूप में जो संरचना सुझाई गई है वह है 5+3+3+4। नर्सरी से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई को 5+3+3+4 के फार्मूले के तहत 4 चरणों में बांटने की बात की गई है। पहला चरण है 5 साल का पहला चरण है। इसमें क्या है, 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए इसको बेसिकली बोला गया है बुनियादी चरण। फिर कक्षा 3 से 5 तक है दूसरा चरण। 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए है, इसको बोला गया है तैयार चरण। फिर तीसरा चरण है कक्षा 6 से 8 तक, मतलब 11 to 14 जो ईयर्स के बच्चे हैं उनके लिए इसको बोला गया है माध्यमिक चरण। फिर कक्षा 9 से 12 तक है, मतलब ये 14 to 18 ईयर्स के बच्चों के लिए, इसको बोला गया है उच्चतर माध्यमिक चरण। तो इसको 4 चरणों में विभाजित किया गया है। ये जो 4 चरण है बहुत इंपॉर्टेंट है,
और जो 5+3+3+4 का जो फॉर्मूला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हो सकता है यही पूछ लिया जाए कि जो NEP 2019 का जो प्रारूप है उसमें मतलब जो नर्सरी से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई को किस फॉर्मूले के तहत 4 चरणों में बांटने की बात की गई है। हो सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे 5 साल का पहला चरण उसमें कितने साल के बच्चों के लिए है, मतलब इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति ने नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया, कि किस समिति ने नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना है, वैसे तो कुछ भी आ सकता है भाई। नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे को व्यापक बनाया गया है। नई शिक्षा नीति में प्राथमिक पूर्व शिक्षा के महत्व को स्वीकारते हुए इस कानून का दायरा प्राथमिक पूर्व शिक्षा से 12वीं की कक्षा तक की शिक्षा के लिए लागू करने की सिफारिश की गई है। मतलब जो नई शिक्षा नीति है इसमें जो शिक्षा का अधिकार है उसको कानून के दायरे, जो कानून का दायरा था उसका दायरा जो है वो व्यापक बनाया गया है। अब क्या किया गया है, जो प्राथमिक पूर्व शिक्षा से लेकर 12वीं की कक्षा तक की शिक्षा को लागू करने की सिफारिश की गई इस कानून के दायरे के तहत। और जो शिक्षक विद्यार्थी अनुपात है वो 1:30, मतलब एक टीचर और 30 स्टूडेंट्स तक रखने का सुझाव दिया गया है। ये सारे के सारे क्या किए गए हैं, सुझाव दिए गए हैं। अभी कानून नहीं बनाया गया, अभी सिर्फ सुझाव दिए गए हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार 12वीं तक करने का सुझाव दिया गया है। नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फार्मूले के तहत हिंदी को अनिवार्य बनाने की बात की गई थी, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी और जिसका दक्षिणी राज्यों में विरोध हुआ। इसके बाद सरकार ने संशोधित मसौदा जारी कर कहा कि जो विद्यार्थी पढ़ाई जाने वाली 3 भाषाओं में से एक या अधिक भाषा बदलना चाहते हैं तो वे कक्षा 6 या कक्षा 7 में ऐसा कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही आज का हमारा जो टॉपिक था एजुकेशन एंड करिकुलम वो कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई सुझाव है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल प्रेप एंड कंप्लीट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। कीप लर्निंग, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।